चलिए कहां तक का हो गया था? क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग, वो वाला क्वेश्चन था क्या, वो जो मेकिंग एन एंगल पता नहीं क्या था 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये वाला ना। चलिए हो गया है वो सभी का। अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, उसी क्वेश्चन को हम लोग पैरेलल, शांत रहें इधर ध्यान दें, उसी क्वेश्चन को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक ना। तो पहले पैरेललोग्राम लॉ समझ लेते हैं। ट्रायंगल लॉ सभी को समझ में आया है, उस पर धीरे धीरे क्वेश्चन हो जा रहे हैं कि नहीं? छोटे मोटे तो हो ही जा रहे होंगे। चलिए आज भी हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक ना। उसके पहले डिस्कस कर लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ को। इधर देखिएगा, जैसे एक फोटो अगर बनाऊं कल वाला, ध्यान से देखना, तो ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, एक्स वाई, और इधर की तरफ कहीं हम लोगों का क्या था, किसी 30 डिग्री पे ए वेक्टर था एक्स एक्सिस के साथ, और बी वेक्टर था 120 डिग्री पे। कितने पे था? 120 डिग्री पे एक्स एक्सिस के साथ, ये बी वेक्टर था। अब हम लोगों ने बोला तो था कि एंगल तो पता चल गया, ठीक ना। मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड भी बता दिया था क्या? दोनों का मैग्नीट्यूड बता दिया था ना। हम लोगों को बस रिजल्टेंट निकालना था। क्या निकालना था? अब ध्यान से समझना। अब अगर मान लो कोई तुमसे बोल दे कि ट्रायंगल लॉ के बेसिस पे सॉल्व करिए फोटो बना करके, तो क्या करते? क्या इसको यहां से उठा करके शिफ्ट करना पड़ता है यहाँ पे? अरे बोलो। और कुछ ऐसा शिफ्ट करते कि हेड और टेल क्या हो जाए, मैं देखो टेल हेड, तो ये वाली जो लाइन निकल करके आती, यही क्या होती? रिजल्टेंट वेक्टर देती। क्या देती? रिजल्टेंट वेक्टर देती। यहां तक का फंडा सभी को याद है पक्का? अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, अब पैरेललोग्राम लॉ से इसी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक ना। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ कहता है, एक बार ट्रायंगल लॉ बताइए। ट्रायंगल लॉ कहता था ना कि दो वेक्टर्स को कुछ ऐसा अरेंज करेंगे कि दोनों ऑर्डर में हो और किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो, तो जो तीसरी क्लोजिंग साइड होगी वो अपोजिट ऑर्डर की होगी, और भाई क्या देगा? रिजल्टेंट। क्या देगा? ये फंडा याद है सभी को? आप समझना, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक ना, लेकिन लॉ अलग अलग है। लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि वो जो दो ट्रायंगल्स, सॉरी दो वेक्टर्स जिनको ऐड करना है, जिनको क्या करना है? ऐड करना है, वो कुछ ऐसे अरेंज होते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम के किन्हीं दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें। किसको रिप्रेजेंट करें? किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें, एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें, और दोनों का टेल टू टेल क्या हो? जुड़ा हो। दोनों वेक्टर्स का टेल टू टेल क्या हो? जुड़ा हो। तो उस पैरेललोग्राम का वो वाला डायगोनल जो उस टेल टू टेल जुड़ने वाले पॉइंट से निकलेगा, वही वाला जो डायगोनल होगा क्या देगा? रिजल्टेंट। क्या देगा? रिजल्टेंट। अभी तो ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, फोटो बनाएंगे आसान हो जाएगा। एक बार एक फिर से सुन देते हैं, उसके बाद ये तो ट्रायंगल लॉ के बेसिस पे कर रहे थे, ये सही पूछो तो क्वेश्चन पैरेललोग्राम लॉ वाला है। अभी पहले पैरेललोग्राम लॉ डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक ना, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ मैंने क्या बोला कि दोनों वेक्टर्स कुछ ऐसे अरेंज होंगे कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें, या पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें, और कुछ ऐसे अरेंज हो कि दोनों का पूंछ से पूंछ क्या हो? जुड़ा हो। टेल टू टेल क्या हो? जुड़ा हो। तो ये पैरेललोग्राम तो दिख नहीं रहा है, हमको पता है ये पैरेलल शिफ्टिंग कर लेंगे। क्या यहाँ पे एक ऐसा बी वेक्टर और बना सकता हूं? बोलो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और इसका ठीक पैरेलल ऊपर क्या ऐसे बना सकता हूं क्या? ये हो गया ए वेक्टर। तो देखो, दो वेक्टर्स कुछ ऐसे अरेंज होंगे कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों का कॉमन पॉइंट क्या होगा? पूंछवा वाला। कौन सा? या दोनों वेक्टर्स ऐसे अरेंज होंगे कि एक ही जगह से निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब एक बात बताओ, इसमें दो डायगोनल है ना, एक तो ये भी डायगोनल है और एक ये भी तो डायगोनल है। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि वो वाला डायगोनल रिजल्टेंट देगा जो इस कॉमन पूछवा पॉइंट से निकलेगा। कौन सा वाला? वो वाला डायगोनल हमको रिजल्टेंट देगा जो इस कॉमन पूछवा पॉइंट से निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बताओ, सॉरी इसको जरा आप लोग सुंदर बनाइएगा, ध्यान से देखिए। ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर ए, और ये क्या हो जाएगा अपना? वेक्टर आर। क्या हो जाएगा? वेक्टर आर। और वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ध्यान से देखो, तो ये ट्रायंगल लॉ ही है क्या? अभी भी देख, ए वेक्टर पूंछवा सिर, बी वेक्टर पूंछवा सिर ऑर्डर में है, और रिजल्टेंट वेक्टर देखिए उल्टे ऑर्डर में। किसमें है? उल्टे ऑर्डर में। ऐसे ही चलता है ना, पूंछ सिर पूंछ सिर सिर पूंछ। ध्यान से देखो, तो अभी भी ये है क्या?
ट्रायंगल लॉ ही है। क्या है? ट्रायंगल लॉ ही है, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ के बेसिस पे पढ़ते हैं, क्योंकि फोटो देखने में कैसा लग रहा है? पैरेललोग्राम जैसा। कैसा लग रहा है? फिर से सुनिए क्या कहता है। अब कभी कभी ना हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो वाला डायगोनल रिजल्टेंट देगा जो बड़ा होगा, या ऐसे बोलो जो बड़ा वाला डायगोनल होगा। ध्यान से देखो, तो ये छोटा वाला डायगोनल है क्या? ये अगर मैं इसको जोड़ू तो, अरे बोलो, वेल अभी इसको रहने दीजिए, आप असली डेफिनेशन के बेसिस पे याद रखिए कि वो वाला डायगोनल जो कॉमन पूछवा पॉइंट से निकलता हो। कहां से? कॉमन पूछवा, दोनों के लिए पूछवा पॉइंट सेम सेम है क्या? तो कॉमन पूछवा पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल होगा वो क्या देगा? रिजल्टेंट। क्या देगा? और एक दूसरा तरीका भी है रटने का, क्या कि जो बड़ा वाला डायगोनल, ध्यान से, ये डायगोनल छोटा है क्या? ये वाला अगर मैं जो बनाऊं, फिर से वापस क्या बनाऊं, फिर से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, कौन सा डायगोनल बड़ा लग रहा है? ये वाला बड़ा लग रहा है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हो जो बड़ा वाला डायगोनल होगा, कौन सा वाला? जो बड़ा वाला डायगोनल होगा क्या देगा हमको? रिजल्टेंट देगा। क्या देगा? एक बार और बोलूं कि समझ में आ गया? एक बार और बता दें, पक्का? आगे बढ़ो कब? इधर दे। अब फिर से वही काम कि यहाँ पे ये तो कौन सा वाला हो गया? ग्राफिकल हो गया। कैसा हो गया ये? ग्राफिकल मेथड। अब इसमें एनालिटिकल या मैथमेटिकल का क्या कहना देना है? तो ध्यान से देख, है तो ट्रायंगल लॉ ही, अपन को लेना देना किससे? ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर से। फिर से ट्रायंगल लॉ का ही फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे? फिर वही काम। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जोड़ेंगे, ये भी है, सॉरी थोड़ा और सुंदर बनाइए, ये भी है, तो ये भी क्या होगा? बी। और अगर ये बी है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है? थीटा। तो यहां पे भी क्या बनेगा? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। याद करिए। और ये वाली दूरियां क्या हो जाएंगी? ए। क्या हो जाएगा? ए। अब चूंकि हम लोग को मैथमेटिकल निकालना है, तो मैथमेटिकल का लेना देना किससे रहता है? मॉड से है क्या? किससे लेना देना है? मॉड से। तो ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। अगेन फिर से वही पी क्यू आर और ये वाला पॉइंट एस। दिखाई दे रहा है क्या? फिर से वही काम, एक बड़ा सा ट्रायंगल मिला, कौन सा? पी क्यू आर, नहीं, हाँ पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब यहाँ पे फिर से वही हाइपोटेनियस ही चाहिए ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो फिर वही काम, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ध्यान से देख, क्या एकदम पुरानी वाली चीजें फिर से लागू हो रही हैं। प्लस बेस का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो फिर से वही काम, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। फिर नहर दबाइए, दोनों जगह क्या बी भी सेम है? बी स्क्वायर का कॉमन ले लो, बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा। अब फिर से वही काम, अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या वही आने वाला है। तो ट्रायंगल लॉ के बेसिस पे निकालूं या पैरेललोग्राम लॉ के बेसिस पे? आंसर क्या आने वाला है? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या याद रहेगा? पैरेललोग्राम लॉ याद रहेगा। एक बार सुन लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है वो कुछ ऐसे ऐड होंगे या ऐसे अरेंज होंगे कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो और दोनों का पूंछवा क्या हो? मैच करता हो या सेम पॉइंट पे हो। कहां पे हो? सेम पॉइंट पे हो। तो उस पैरेललोग्राम का वो वाला डायगोनल जो कॉमन पूंछवा पॉइंट से निकलेगा, वही डायगोनल क्या देगा? रिजल्टेंट। क्या देगा? और ध्यान से देखो, ट्रायंगल लॉ के बेसिस पे भी क्या यही होना चाहिए था? पैरेललोग्राम लॉ के बेसिस पे भी यही होना चाहिए था। क्या याद रहेगा? पक्का? श्योर? 100 लिखवा देते हैं। पहले 2-4 फोटो बना दे, मैं 2-4 यहाँ फोटो बना रहा हूं। आपको रिजल्टेंट वाला बनाना है। कौन सा बनाना है? रिजल्टेंट वाला। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ये है वेक्टर ए और इधर की तरफ है कोई वेक्टर बी। ठीक, और चौथा देख लीजिए, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक ना, और इधर की तरफ है आपका वेक्टर बी। आपको रिजल्ट जैसे ट्रायंगल लॉ में नहीं फोटो बना के क्वेश्चन किया था यहाँ पे, वैसा ही आपको यहाँ फोटो बनाना है। बनाइए जरा जल्दी जल्दी। ये मिटा दूं कि रहने दूं? ये समझ में तो आ ही गया होगा पक्का। अभी ये 4 फोटो बनाएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इधर देखिए, बोर्ड पे देखिए,
और फॉर्मूला वही आना है। तो ये होमवर्क में लिख लीजिए, इसका डेरिवेशन आप खुद करेंगे, HW डाल के लिख लीजिए। अब इधर देखिए सॉल्व करते हैं। पहला वाला ये तो यही कर दे क्या, इसको क्या पीछे शिफ्ट कर दूं, इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, बताइए क्या यहाँ पे आ जाएगा, कुछ जोड़ दे यहीं पे, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ना, थोड़ा सा छोटा, क्योंकि पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब क्या करूं, इसके ठीक पैरेलल एक इधर बना दीजिए और इसके पैरेलल एक ऊपर बना दीजिए, ठीक ना। दिशा नहीं बदलनी है, आप पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैरेलल शिफ्टिंग। तो बताइए कौन सा वाला डायगोनल, कॉमन पूछो पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल होगा, सॉरी मेरा फोटो गलत बन रहा है, कॉमन पूछो पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल होगा वही क्या दे देगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर। अच्छा इस वाले में इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये ऊपर से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, फिर इसकी शिफ्टिंग यहां पे कर दीजिए, इसकी शिफ्टिंग यहां पे कर दीजिए। बताइए कौन सा वाला, ये वाला लूंगी ये वाला। अब यहीं पे बच्चा फंसता है, अगर वैसे पढ़ोगे ना कि बड़ा वाला डायगोनल, कौन सा वाला, बड़ा वाला डायगोनल, तो वो आपको फंसा सकता है। तो असली वाला याद रखो ना, कौन सा वाला डायगोनल, कॉमन पूछो पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल होगा वही डायगोनल क्या देगा, रिजल्टेंट, क्या देगा, रिजल्टेंट। अब इस वाले केस में देखिए क्या करूं, शिफ्ट करके पहले चिपका दूं, शिफ्ट करूंगा तो क्या कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसके ठीक क्या ऐसा कुछ जाएगा, चलो इसको अलग पेन से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए क्या कुछ ऐसा जाएगा ये, अरे बोलो, और ये वाला कुछ ऐसा जाएगा, अगर मैं इसको और अच्छा बनाऊं, ये कुछ ऐसा और ये ऐसा, तो बताइए क्या ये वाली लाइन ये वाली जो डायगोनल है क्या दे देगी हमको, रिजल्टेंट, क्या दे देगा, रिजल्टेंट। ये बी वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस केस में बताइए क्या करूं, पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं, चलिए ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा ही रहेगा क्या, ये तो ऐसा हो जाएगा, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, और अब क्या करूं, फिर वही काम, पैरेलल शिफ्टिंग, क्या ये कुछ ऐसा आएगा, अगर सुंदर सुंदर बनाओ तो थोड़ा सा ऐसा आएगा, पैरेलल दिखना चाहिए भैया, इस बात का बहुत ख्याल रहे, ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, तो ये वाली लाइन क्या दे देगा, रिजल्टेंट, क्या दे देगा, रिजल्टेंट। बताओ पैरेललोग्राम लॉ से डाउट क्लियर है क्या, पक्का ना। अब ध्यान से देख, अगर मैं यहां पे पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं, अगर अपने पुराने वाले क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखो, ये बी वेक्टर, तो पैरेलल शिफ्टिंग करके यहां पे बना दूं, ये क्या हो जाएगा अपना बी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। तो देखो मेरे को रिजल्टेंट भी मिल जाएगा, बीच वाली लाइन मिटा दीजिए, ये तो वाई एक्सिस था, क्या था ये, वाई एक्सिस था, ये रिजल्टेंट नहीं था। तो ये वाली जो लाइन होगी वो क्या दे देगा हम लोगों को, रिजल्टेंट, क्या दे देगा, रिजल्टेंट। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बताइए क्या याद रहेगा क्या, पक्का। अब एक मजे की बात देखो ना, बहुत मजेदार चीज है यहाँ पे, अभी जब हम लोग फोटो बना रहे थे तो जरा ध्यान से देखना, क्या कुछ ऐसा ही फोटो बन रहा है, ये तो पैरेलल शिफ्टिंग वाला है, कौन सा वाला है, पैरेलल शिफ्टिंग वाला, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ये है अपन का रिजल्टेंट आर, क्या है, आर। अब ध्यान से देखना, टोटल एंगल कितना, थीटा, कितना, थीटा। और एक बार बताओ, आर वेक्टर के साथ ए वेक्टर जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, क्या बोलते हैं, अल्फा। और बी वेक्टर जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, एक बात बताओ, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा। पैरेललोग्राम लॉ की खासियत दिखाई दे रही है। पिछली बारी क्या फोटो वोटो इधर उधर करना पड़ा था ट्रायंगल लॉ में, यहाँ पे करने की आवश्यकता, फॉर्मूला आज भी वही है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस टेन अल्फा बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा, टेन बीटा बराबर क्या होगा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। बताइए अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। बीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बताइए क्या याद रहेगा, कुछ मजेदार दिखाई दे रहा है। और सही पूछो तो सारी चीजें पुरानी वाली चल रही है क्या, ट्रायंगल लॉ ही पढ़ रहे हैं वापस, पक्का ना, श्योर। पैरेललोग्राम लॉ में कोई डाउट, चलिए तब तो इसके स्टेटमेंट लिख लो, देखना हेडिंग नंबर ले, स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। स्टेटमेंट ये सबका सही आया है कि नहीं, सभी ने फोटो सही बनाया था। हेडिंग नंबर लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। लिखना if the two vectors represent
if the two vectors represents the two sides the two adjacent sides बोला ना, two adjacent sides of a parallelogram starting from the origin ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, both vectors have their tails joined together, both vectors have their tails joined together, both vectors have their tails joined together, ब्रैकेट क्लोज लिखेगा, then their resultant is represented by that diagonal of the parallelogram which is starting from the origin, which is starting from the origin. हो गया क्या? क्वेश्चन करें, पक्का ना? चलिए, क्या हो गया? अच्छा, छाप क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन है, लिखे कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी वेक्टर आर 2 units and 4 units respectively, 2 units and 4 units respectively, 2 units and 4 units respectively, while the angle between them is 60 degree, कह रहा है दो क्वेश्चंस हैं, फाइंड पहला क्वेश्चन कह रहा है मॉड ऑफ ए प्लस बी और दूसरा कह रहा है मॉड ऑफ ए प्लस 2b, सॉल्व करिए कि मैं करूं? इधर देखिए, बोर्ड पे देखिए सभी लोग, जरा ध्यान से देखो। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कहीं पे लिखा रहे आर वेक्टर इज इक्वल टू a square, sorry, mod of r vector is equal to a square b square 2ab cos theta, ठीक? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, mod of r की जगह पे क्या लिख सकते हैं? mod of a plus b। इसका भी क्या होगा फॉर्मूला? a square plus b square plus 2ab cos theta, सही है? अरे बोलो, पक्का ना? अच्छा, मान लीजिए कहीं पे ऐसे लिख दे p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू, अपने मन से बताओ तो क्या होगा फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या होगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू कॉस थीटा। पक्का याद करो, हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ा था? यूनिट वेक्टर को रूफ से या कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मान ले मैंने लिख दिया ए रूफ, ठीक ना, यानी ये एक यूनिट वेक्टर है और इसका मॉडुलस कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। अच्छा, अब एक बात बताइएगा, मान लीजिए मैंने बोला ए रूफ प्लस बी रूफ का मॉड निकालिए, तो क्या करोगे? मॉड ऑफ ए रूफ का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी रूफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए रूफ बी रूफ कॉस थीटा। ये सारी बातें याद है ना? पक्का ना? श्योर ना? अब ध्यान से देखना। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम लोग अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना? अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिया मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, तो ये a प्लस बी के बराबर नहीं होगा। ये अलग बातें हैं और ये अलग। ध्यान से देखना, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, दोनों को अलग अलग ही करके देखिए। ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक ना? ये बता रहा है सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स। और ये क्या बता रहा है? रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स, ठीक ना? अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये एक बार क्लियर कर लीजिए, ध्यान से देखिए।
इसका कहने का क्या मतलब है और इसका कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए ना मैंने बोला कि 90 डिग्री पे दो वेक्टर्स हैं, क्या है? या फिर ऐसे देखो, मान लेना मैंने बोला कि दो पैरेलल वेक्टर्स है, कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक ना? एक का मैग्नीट्यूड 3 है और दूसरे का मैग्नीट्यूड 4। एक का मैग्नीट्यूड है, दूसरे का एक का मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरे का कितना है? 4 है। तो अगर पैरेलल वेक्टर है तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि दोनों के मैग्नीट्यूड का सम निकालिए, किसका? मैग्नीट्यूड का, तो कितना आएगा? 7। कितना आएगा? अच्छा, लेकिन इस बारी तो यार बराबर हो जाएगा। ऐसा करो तो पैरेलल वेक्टर मतलब कुछ और ले लो तुम लोग, एंटी पैरेलल ले ले। क्या ले ले? एंटी पैरेलल। तो थीटा कितना हो जाएगा? 180। ये 3 और ये 1 4, इसीलिए मैंने यहाँ बराबर हटा दिया था, ठीक ना? कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक ना? इसीलिए मैंने ऐसा बताया, लेकिन अलग अलग लिखा है तो दोनों की बातें दो अलग अलग बातें हुई। अब देखिए, अगर मैं दोनों के मैग्नीट्यूड का सम बोलूं तो कितना आएगा? 7। लेकिन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो कितना आएगा? 0 नहीं, कितना आएगा? 1। कितना आएगा? जैसे ध्यान से देखो, अगर मैं मैग्नीट्यूड का सम करूं तो सीधा सीधा क्या लिखूंगा? 3 + 4। ये सम ऑफ मैग्नीट्यूड है। क्या है? सम ऑफ मैग्नीट्यूड। और इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? तो रिजल्टेंट के लिए याद करिए, एंटी पैरेलल वेक्टर रिजल्टेंट का फॉर्मूला a - b। a - b। तो बताइए, मॉड r अगर यहाँ पे निकालूं तो कितना आएगा? 4 - 3 कितना आएगा? 1। ध्यान से देख, रिजल्टेंट कुछ और आ रहा है और सम कुछ और आ रहा है। तो अगर ऐसे अलग अलग लिखा हुआ है तो मतलब है दोनों के मैग्नीट्यूड को बारी बारी से क्या कर रहा है? सम कर रहा है। और अगर मॉड में a + b लिखा है, यानी कि मैं क्या निकाल रहा हूं? रिजल्टेंट निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? क्या बातें याद रहेंगी ये? पक्का ना? फिर से सुन, ध्यान से सुन। ये क्या दोनों स्केलर हैं? मैग्नीट्यूड है ना, बस मैग्नीट्यूड का सम है ना। और ये किसका सम है? दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड है। फिर से समझ, फिर से, ये बहुत अच्छी बात है, आपको ये समझ में आना चाहिए, बहुत आदमी फंसता है। ये दो मैग्नीट्यूड का सेपरेट मैग्नीट्यूड का सम है, ठीक ना? और ये दो वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड है। बातें समझ में आ रही हैं? जैसे देखो, यही यहाँ पे मैंने वही समझाया कि मैंने दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड किया तो 7 आया। कितना आया? लेकिन अगर मैंने इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला तो कितना आया? 1। कितना आया? तो क्या ये दोनों बातें एक ही हैं कि अलग अलग है? अलग अलग। फिर से सुनिए, ये दो सेपरेट मैग्नीट्यूड हैं जिनको मैं क्या कर रहा हूं? ऐड करो। अगर बस मैग्नीट्यूड है तो क्या है? स्केलर। अगर बस मैग्नीट्यूड है तो क्या है? स्केलर, ठीक। और ये क्या है? पहले बात बताओ, पहले वेक्टर सम हुआ होगा कि पहले मैग्नीट्यूड निकला होगा? पहले वेक्टर सम हुआ होगा ना, मैग्नीट्यूड तो बात की कहानी है इसमें। पहले ये दोनों ऐड हुए होंगे वेक्टोरियली और उसके बाद उनका क्या निकाला गया होगा? मैग्नीट्यूड निकाला गया होगा। और यहां पे दो मैग्नीट्यूड गिवन था, 4 5 गिवन था, जोड़ दिए 9 आंसर बता दिए। कितना बता दिए? 9। और यहां पे अच्छा, चलिए इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करिए, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 3 न्यूटन इधर लग रहा है, 4 न्यूटन इधर लग रहा है। अभी भी दोनों के मैग्नीट्यूड का सम कितना है? 7। मैग्नीट्यूड का सम कितना है? लेकिन इनका वेक्टर सम कितना हो जाएगा? वेक्टर सम याद करिए, 3 का स्क्वायर। 90 डिग्री भूल गया ना आप लोग को? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। वहां पे करा था मैंने, ट्रिपल या 4 स्टार बना करके देखा था। तो कितना आएगा? 3 3 का 9, 4 चौके 16। कितना आएगा? 5। कितना आएगा? ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट हर बारी बदल रहा है लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम हर बारी कितना है? 7। तो बताइए, ये दोनों बातें एक ही है क्या? नहीं, ये दोनों बातें एक नहीं है, ये दोनों दो डिफरेंट। इसको बहुत अच्छे से लिख लेना कहीं पे, ठीक ना? अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इधर देखिए, लिख कर रहेगा, पहले एक क्वेश्चन कर लें, ये बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है a + b निकालने को। a की वैल्यू कितनी गिवन है बताना? a का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? कितना है? 2। और b का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 4। अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा तो उस फॉर्मूले के अनुसार बताओ, यहाँ पे क्या लिखूंगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × ab cos थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है क्या? अच्छा, अब जरा बताइए, इसको मिटाते हैं, अब इसको करेंगे, यही तो सीखना है हम लोग को। a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड। अब बताइए कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। बताइए ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 × 4 डिवाइडेड बाई, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना होता है? 2 से 2 मर गया, कितना आएगा बताओ जरा? 4 दूनी 8, 28। कितना आएगा? 28। लेकिन ध्यान से देख, अगर मैं फोटो बना करके करूं, कैसे करूं? फोटो बना करके, तो ये 2 है, ये 4 है। अगर मान लो मैं इसको वेक्टर a मानता हूं, ये 2 है,
60 डिग्री पे है तो सॉरी इसको यहीं पे लिख दे क्या 1/2, ध्यान से देखना। तो ये और ये क्या इसके ठीक 2 गुना होगा। b इज इक्वल टू कितना 4, एंगल कितना 60 डिग्री। अच्छा अब जरा यहाँ पे देखिएगा, इसको मिटा दें, ये तो समझ में आया होगा। इधर देखिए दूसरा वाला केस करते हैं। दूसरे वाले केस में आपसे पूछा है a प्लस 2b का मॉड। किसका पूछा है a प्लस 2b का मॉड। अच्छा b का मैग्नीट्यूड कितना है 4, कितना है 4, तो बताओ 2b बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, तो बताना जरा कितना आएगा ये 8, कितना आएगा 8। तो यहां पे मैं कितनी की वैल्यू रखूंगा। अच्छा लेट मान ले कि 2b वेक्टर इज इक्वल टू कितना है x वेक्टर है, क्या है x वेक्टर। तो x वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। अरे b का मॉड कितना है 4, 2 इंटू 4, 2b को क्या मान लिया x का मॉड कितना हो जाएगा 8। तो बताइए अपना फॉर्मूला इसमें बदल जाएगा क्या, इसको ऐसे लिख दूं क्या a वेक्टर प्लस x वेक्टर। तो अब फॉर्मूला चेप दो ना, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स कॉस थीटा। तो जरा निकालिए a प्लस 2b लिखो या a प्लस x लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बताओ a स्क्वायर यानी कि 4, x का स्क्वायर यानी कि 64, 2 इंटू 8 इंटू 1/2, 2 ने 2 को मार दिया। बताइए a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का मॉड कितना आएगा, निकालना जरा कितना 84, पक्का निकाल लीजिए। 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा 80, 84, कितना आएगा। ये समझ में आया क्या। अच्छा एक मजे की बात देखो जरा, अगर मैं वापस फोटो बनाऊं ध्यान से देखना, तो ये क्या है अपना a वेक्टर, पिछली बारी b वेक्टर क्या यहां तक था, अब की बारी कितना हो जाएगा 2 गुना, कितना हो जाएगा 2 गुना। अच्छा एक बात बताइए, वेक्टर बढ़ गया है पहले की तुलना में, थीटा पे कोई प्रभाव पड़ा क्या, नहीं दिखाई दिया, बस बढ़ा क्या मैग्नीट्यूड, क्या बढ़ गया मैग्नीट्यूड। बताइए क्या याद रहेगा, पक्का छाप ले, हो गया। आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, ऐसा ही सिमिलर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। बोलूं कह रहा है वेक्टर a इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, मॉड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, फाइंड मॉड ऑफ 3a प्लस 2b वेक्टर, और एंगल दे दिया है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सॉल्व करें, हाँ तो सॉल्व करके निकालिए। अंडर रूट में 217 के अप्रॉक्स आएगा या आई थिंक वही आएगा, निकाल के देखो तो आ रहा है। सबसे पहला काम क्या करें, सबसे पहले तो ये ठीक कर लेना कि चलिए पहले 3a को सॉल्व कर लेते हैं। 3a बराबर मान लिया कितना x वेक्टर, और 2b बराबर कितना मान लिया y वेक्टर। तो बताओ अगर इसकी वैल्यू 3 इसकी वैल्यू 4 है तो x वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और इसकी कितनी हो जाएगी 8 यूनिट्स। अब तो आसान हो जाएगा। अरे बोल अब क्या करूं मैं, 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का मॉड लिखूं या x वेक्टर प्लस y वेक्टर का मॉड लिखूं, दोनों बातें एक ही हैं। कितना हो जाएगा फॉर्मूला, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई कॉस 60। 27 की 17 कितना आ रहा है, अच्छा हो सकता है। चलिए इधर देखिए कितना हो जाएगा बताना जरा, 9 81 17 आ रहा है ना, 9 81, 8 8 64, ठीक। फिर 2 गुणे 9 गुणे 8, 2 गुणे 9 गुणे 8, और cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 ने 2 को मार दिया। अंडर रूट में कितना आएगा 81 प्लस 64 प्लस 9 8 72, कितना, हाँ cos 60 की वैल्यू नहीं sin 60 ना √3/2, कितना हो जाएगा ये 4 2 6 1 7, और 7 7 14 7 3 21 आ रहा है क्या ये तो बाबू वाला सवाल था। एक अच्छा प्रश्न करें, पक्का
चलिए बोलो, लिखे। ये कह रहा है कि अच्छा लिखो, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, द सम ऑफ द, रहने दो ये रहने दो, अभी मैंने परपेंडिकुलर वाला नहीं कराया है ना, या हो जाएगा, चलो करो तो। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक्टिंग एट अ पॉइंट इट 18 न्यूटन इज 18 न्यूटन, 18 न्यूटन, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट is 12 Newton, and the magnitude of their resultant is 12 Newton, is 12 Newton। हो गया? कह रहा है if the resultant is perpendicular, if the resultant is perpendicular to the smaller force, to the smaller force, find the magnitude of both forces, find the magnitude of both forces, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस। आंसर निकालिए, 5 और 13 आना चाहिए, 5 और 13, 5 और 13, हाँ सही है। चलिए इधर देखिए, इसको मैं करता हूं, बोर्ड पे देखिए जरा, देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है, वही यहां पे मैं समझा रहा था। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, जो दोनों फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड का सम कितना है, 18। कितना है, 18। यानी ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू कितना है, 18 न्यूटन। फिर कह रहा है एंड देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। कितना? अब कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर में से जो छोटा वाला वेक्टर है वो आर वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर। रिजल्टेंट क्या है, छोटे वाले के परपेंडिकुलर। अब तुमको देखने में तो पता नहीं है कि ये छोटा है कि ये छोटा, तो लेट जाएंगे। क्या करेंगे, लेट जाएंगे। क्या लेट जाएंगे, लेट ए वेक्टर इज द स्मॉलर वेक्टर, इज द स्मॉलर वेक्टर। ठीक ना? जैसे ही इसको मैंने स्मॉलर वेक्टर माना तो ध्यान से देखिए, ये हो गया मेरा ए वेक्टर और आर वेक्टर इसके क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, दोनों वेक्टर कुछ ऐसे अरेंज होंगे कि ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो और ऑर्डर में हो। किसमें हो? अब मेरे में एक डाटा बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि जो आर वेक्टर है वो छोटे वाले वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखो, पूंछवा सिर, पूंछवा सिर, और यही क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। क्या हो जाएगा, हमको इसका मैग्नीट्यूड दे दिया है, कितना दिया है, 12। कितना दिया है, 12। हमसे पूछ क्या रहा है, मॉड ऑफ ए पूछ रहा है और मॉड ऑफ बी पूछ रहा है। ठीक ना? अच्छा एक बात बताइए, यहां से क्या मैं ये डाटा निकाल सकता हूं क्या कि मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 18 न्यूटन माइनस मॉड ऑफ ए। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? पक्का लिख सकता हूं। बहुत अच्छा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ए की जगह तो ए ही रहने दूं, बी की जगह क्या लिख दूं, 18 माइनस ए। क्या लिख दूं, 18 माइनस ए। ये तो निकालना है, ये दोनों तो निकालना है। ध्यान से देखो, तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या ट्रायंगल लॉ को फॉलो भी कर रहा है? देखो, पूंछवा सिर, पूंछवा सिर, रिजल्टेंट देखिए उल्टे ऑर्डर में है। किसमें है? आप ऐसे भी बना सकते थे सर, ऐसा नहीं बन सकता है क्या? एकदम बन सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ये ए वेक्टर, ये आर वेक्टर, तो देखो इसका सिर और आर वेक्टर दोनों क्या मैच कर रहे हैं, तो बताइए कैसा बनेगा? क्या ए बी वेक्टर कुछ ऐसा आएगा? देखो, पूंछवा सिर, पूंछवा सिर, और आर वेक्टर उल्टा, सिर पूंछवा, तो दोनों आप बना सकते हैं, आपके ऊपर है वो। ठीक ना? अब इधर देखिए, निकालिए जरा, क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें? बोलो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का स्पेलिंग देख लेना भाई। थ्योरम बताइए कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या इतना? क्या यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर? अरे बोलो, ये कितना हो जाएगा, 324
18 का स्क्वायर 300, अच्छा करके देख लेते हैं चलिए। 18a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, सॉरी 2 इंटू ए इंटू बी, यही करते हैं ना, इज इक्वल टू बताइए 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। क्या ए के स्क्वायर ने ए के स्क्वायर को मार दिया? देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? यानी क्वाड्रेटिक की कहानी तो खत्म। 18 दूनी 36, 18 का स्क्वायर 324, कितना? पक्का ना 324 ही, क्योंकि 18 दूनी 36, 36 ऐड करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा? 360। 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324 ही तो होगा, निकाल लेना बे। ऐसे नहीं याद आ रहा, इधर देखो 18 का 18 गुणे 18 करते ना, अगर मैं 18 गुणे 20 करता तो कितना आता? 360 आता। क्या दो बारी एक्स्ट्रा बढ़ गए थे? 36 माइनस कर दे, क्या यही आएगा? चलिए तो 18 का स्क्वायर हो गया इतना, 12 का स्क्वायर होता है 144, इधर भेजूंगा तो माइनस में 144, इसको माइनस में उधर भेजूंगा तो 36 में ए। बताइए ये कितना आएगा? 180 आएगा क्या? 5 आएगा क्या? ए की वैल्यू आ गई 5। अगर ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 माइनस 5 बराबर 13। तो ये आ गया अपना 5 और ये आ गया 13 न्यूटन। और देखो हमने पढ़ा भी था कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, छोड़ दे, उससे लेना देना भी नहीं है, उससे नहीं लेना देना है। आर की वैल्यू 12 है। क्या 18 और 8, मिनिमम 8 जा सकता था, मैक्सिमम कितना जा सकता था? 18। मिनिमम कितना जा सकता है दोनों का? 8 और मैक्सिमम 18। और मेरा रिजल्टेंट क्या दोनों के बीच में है? ये कल बताए थे, भूला नहीं है ना? चलिए एक और प्रश्न करें। चलिए आप करिएगा, आप छापिएगा बाद में, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ध्यान से लिखिए। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। The magnitude of r vector is half of the magnitude of b vector. Is half of the magnitude of b vector. कह रहा है r vector is perpendicular to a vector. फुल स्टॉप के बाद कह रहा है r vector is perpendicular to a vector. Find angle between a vector and b vector. Find angle between a vector and b vector. फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको भी देखिए, बड़ा अच्छा, बहुत ही प्यारा प्रश्न। जिन लोग को आ रहा है वो खुद से करने की कोशिश करें जरा, और जिनको एकदम नहीं सोचा जा रहा कि ये क्या दे दिया, वो लोग बोर्ड पे देखिए। देखो या सभी लोग देखो, इधर देखो, आपको डाटा बहुत अच्छा दिया हुआ है। एक तो डाटा दिया हुआ है कि जो आर वेक्टर का मॉड है वो बी वेक्टर के आधे है। अरे बोलो, यानी आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाई 2। पक्का? एक ज्ञान और दे दिया है, वो क्या दे दिया है? बोलो बोलो। आर वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? या फिर से फोटो बना ले, फोटो बनाइए। ये हो गया अपन का, थोड़ा और इधर बना ले नीचे। ये हो गया अपना ए वेक्टर, ये हो गया अपना आर वेक्टर। तो ये तय बात है क्या होगा? अब तो रटा जाएगा। अरे बोलो। अच्छा ये बी वेक्टर, अगर इसका मॉड लिखूं तो इसका मॉड कितना? बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। पक्का? श्योर? अब आपसे क्या पूछा है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अरे सर लेकिन एंगल तो तब निकलता है ना जब दोनों वेक्टर का या तो पूंछवा जुड़ा हो या तो दोनों वेक्टर का हेड टू हेड जुड़ा हो, तब जो छोटा वाला एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं। लेकिन सर यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे एक का सिर है और दूसरे का पूंछवा है, तो नहीं निकलेगा क्या? निकलेगा। याद करिए, ट्रिक बताए थे। पैरेलल शिफ्टिंग जहां पे ना काम करे वहां पे क्या मान लीजिए? फाई। याद आ रहा है? और थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए? 180 माइनस। लेकिन सर फाई भी तो नहीं पता है, तो फाई निकाल लो ना। क्या क्या पता है? क्या मुझे हाइपोटेनियस पता है? हाँ। और क्या पता है? परपेंडिकुलर। क्या अगर मैं यहाँ पे साइन फाई निकालूं, साइन फाई का फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है?
मॉड ऑफ आर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ बी। जरा चेपो ना यहाँ पे वैल्यू निकालो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, बी वेक्टर बाई 2 इंटू, खत्म। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी, 1/2। तो फाई की वैल्यू कितनी, 1/2 कितने डिग्री पे आता है, 30 डिग्री पे। कितने पे आता है, 30 डिग्री पे। अगर फाई 30 है तो थीटा कितना होगा, 150 डिग्री। कितना होगा, 150 डिग्री। समझ में आया ये क्वेश्चन? कुछ कुछ कठिन है, फॉर्मूले पे सॉल्व हो पाएगा। पैरेलल शिफ्टिंग में क्या दिक्कत है, को समझ में नहीं आ रहा ना कैसे पैरेलल शिफ्ट करें। अरे भैया इतना ही पता है कि हाँ 180 डिग्री होगा, इसके बारे में कोई ज्ञान, शिफ्ट भी कर दूं तो भी कोई ज्ञान, इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो भी कोई ज्ञान, तो ये रामबाण है। ठीक है, समझ में आया, पक्का। एक और प्यारा प्रश्न करें, कह रहा है, लिखिए, बोलूं क्या, कह रहा है इफ magnitude of या resultant of a roof plus b roof is equal to √3, find angle between a vector and b vector। सॉल्व करिए जरा, find angle between a vector and b vector, find angle between a vector and b vector। भैया ये रूफ लगा है, इस बात का बहुत ख्याल रहे, क्या लगा है, रूफ। रूफ यानी यूनिट वेक्टर, क्या है रूफ यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी दोनों का मैग्नीट्यूड कितना, 1 1। कितना, और याद कर अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था क्या, अगर ऐसा देखने को मिल जाए तो फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, वही चीज है, बस क्या कर देंगे, ए रूफ का स्क्वायर प्लस बी रूफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए रूफ का मॉड इंटू बी रूफ का मॉड इंटू कॉस थीटा। हमसे यही पूछ रहा है क्या, अरे बोलो, देखो ये दे दिया है क्या, कितना हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ जरा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा। सर आगे नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कल बताया था स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, कल भी एक ऐसा क्वेश्चन था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आदत में डालिए, जहां पे फंसे रूट वगैरह है स्क्वायर करके चेक करिए, जरूर चेक करिए, कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या 1 + 1 2 हो जाएगा क्या, प्लस 2 इंटू कॉस थीटा। याद कर कल हम लोग सभी ऐड कर रहे थे, याद आ रहा है, ये ऐड नहीं होगा, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 + 2 कॉस थीटा। बताइए इसको मैं कितना लिख सकता हूं, 3/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा लिखा जा सकता है क्या, अरे कोई बात नहीं है, कॉमन ले लो, ऐसे समझ लो, 2 कॉमन ले लिया, माइनस कॉस थीटा लिख दिया था क्या मैंने, प्लस कॉस, चलिए गलती हो गई थी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 + कॉस थीटा, इसको इधर भेज दीजिए, 3/2 1 + कॉस थीटा। तो बताइए कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, 3/2 माइनस 1 कितना आएगा, 1/2 कितना आएगा, तो थीटा बराबर कितना, कॉस इनवर्स 1/2। और ये कब आता है, 60 डिग्री पे। किस पे आता है, कॉस की वैल्यू 1/2 कब आएगी, जब थीटा बराबर, क्या समझ में आया ये प्रश्न, अच्छा था, पूरा समझ में आया, छाप लीजिए सारे के सारे क्वेश्चंस।